अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। PSL सीजन 8 में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है और पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है और बड़ा ही एक्साइटिंग मैच रहा। लो स्कोरिंग गेम था, ज़्यादा रन बनाने में कामयाब नहीं हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स। आज भी उनका मैच है अगेंस्ट लाहौर कलंदर, तो उनके लिए भी अब गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, बाउंस बैक करने के लिए वक्त कम है जी। तो इस मैच के हवाले से, आने वाले मैच के हवाले से बात होगी। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी भी हमें स्टेडियम से ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ बढ़ते हैं। कल का मैच ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स किसी अलग दुनिया में चल रहे हैं। कोयटा के फास्ट बॉलर्स ने अगर शुरू से भी हम देखें तो जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग वीक नज़र आ रही थी, अरशद इकबाल के आने के बाद उनका पेस अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया और साथ साथ उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी बॉल कराई। ऑन दी अदर हैंड यहाँ देखा जाए तो स्कोर थोड़ा सा कम नज़र आ रहा था कोयटा का, जिसकी वजह से वो मैच बचा नहीं पाया। आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से पावर प्ले जब हुआ है तो उसमें उन्होंने एक ट्यून सेट कर दिया था जी, कि वहाँ पे रन्स भी नहीं हुए, एक आधा विकेट भी ले लिया और फिर अंडर प्रेशर है। लेकिन उसके बाद जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्कोर किया, मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्कोर था ये, जिस पे अगर फाइट होती और आपके डे होता, नाइट होती, तो उसमें मेरे ख्याल से वो कर सकते थे। लेकिन स्पिनर जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं बैटिंग की बात करूँ पेशावर ज़ल्मी की, तो वो जो आस्किंग रेट था उससे बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, मोहम्मद हारिस ने ठीक है थोड़ा ज़्यादा नहीं रन किया, लेकिन उन्होंने वो ट्यून सेट किया। उसके बाद सैम अयूब भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने बहुत स्मार्टली खेला, वो कहीं भी पीछे नहीं है। जो भी उनका रेट था, वो आस्किंग रेट था, उस पर रहे और एंड में उन्होंने वो रन इजीली चेस किए। लेकिन मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स एक टाइम पे गेम में आई, लेकिन स्पिनर्स का परफॉर्म ना करना वो उनके लिए एक सेटबैक था। बिल्कुल सही है। कामरान, पहले तो पेशावर की ये जीत आपको मुबारक हो और कैसा देख रहे हैं कि कहाँ जाके ये गेम बना पेशावर के लिए? देखिए, पेशावर ने कल जो बात है ना बॉलिंग की, जो दूसरे मैच में नज़र आया मुल्तान के खिलाफ, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे हम लोग जा रहे थे, तो पेशावर ज़ल्मी ने ये काम अच्छा किया है कि प्रॉपर बॉलिंग अटैक खिलाया। जैसे अरशद इकबाल ने नए बॉल पर डिफरेंट डाला, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, एडिशन बड़ी ज़बरदस्त रही है उसकी, एक्सपीरियंस भी है, PSL खेलता भी रहा कराची किंग से, तो वो एक एज था, नया बॉल जो चाहिए था वो मिला। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है ना मेन जो बॉलिंग में कंसर्न है वो है वहाब रियाज। जिस दिन वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग करेगा, उसकी इकॉनमी ये रहेगी 4 ओवरों में 25 या 30 के अंदर अंदर पेशावर ज़ल्मी समझे फिर 150-160 चेस करेगा। ये एक फ़र्क पड़ा है वहाब रियाज की बॉलिंग का, और उसने इम्पैक्ट डाला, पावर प्ले में बॉलिंग की। नया बॉल इतना इजी नहीं था, प्रेशर था, लास्ट मैच अच्छा नहीं गया था, तो इस मैच में उसने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया और अच्छी बॉलिंग है। उसके साथ उस्मान कादिर, जो मिडल में हम लोग चाह रहे थे कि मिडल में आके जो टीम आउट करेगी वो कामयाब होगी, तो उस्मान कादिर का फ़र्क पड़ा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसकी बॉलिंग में एक जान नज़र आई, एक लाइन और लेंथ नज़र आई, जो इससे पहले मैंने कम देखी। ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया, उसको कॉन्फिडेंस आया हुआ है, वहाँ पे लीग खेला, बड़े बैट्समैनों को बॉलिंग की है, तो नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंस, और मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन था। और उसके बाद फिर जैसे जिमी निशम ने बॉलिंग की है, पावर प्ले में जिमी निशम जैसा बॉलर पावर प्ले में 2 ओवर कर रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ बड़ा लकीर है। अभी ऐसा बॉलर नहीं है, लेकिन अच्छी बॉलिंग, अच्छा यूटिलाइज़ किया अपनी बॉलिंग को, और ओवरऑल बॉलिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जब ऐसा परफॉर्म करेगी, 40 से कम इकॉनमी होगी मेन बॉलरों की ना, तो ऑटोमेटिकली 150-160 चेस करेंगे। शोएब जो है वो पेशावर की बॉलिंग को लेके अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि कमज़ोर है, अब सही नज़र आ रहा है बैलेंस अरशद इकबाल के आने के बाद और उस्मान कादिर ने जिस तरह से बॉल कराई है शोएब? कभी भी नहीं। और मैं बता दूं, कामरान भाई ने ही जो है ना अरशद इकबाल को इन करवाया, क्या कि भाई इसको खिलाया, तो इसके बाद जो है ना मजबूत हो जाएगी बॉलिंग, और बेहतर हुई है। अभी भी मजबूत नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। नहीं, वो नहीं मानेगा, नहीं आगे मैचेस आएंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन कल के मैच में सरफराज की हम हमेशा कप्तानी की तारीफ करते हैं, लेकिन आप देखें तो 4 विकेटें गिरी हैं, बाकी विकेटें कहाँ लेके जानी थी अगर रन ही नहीं बन रहे। नवाज मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरीके से इमाद मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL में, इसी तरीके से नवाज जो है वो मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ
कि एक टीमों के कॉम्बिनेशन में ये जो इमर्जिंग वाली आपने जो है ना वो शर्त रखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रही है। तो मैं चाहूँगा कि यूनुस भाई हो गए, कामी भाई हो गए, इसमें बताएं कि क्या ये इमर्जिंग का खिलाना इतना ज़रूरी है, चाहे टीमों का कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, पूरी लीग का मजा किरकिरा हो जाए, लेकिन आपने इमर्जिंग जरूर खिलाना है। क्या ये यूनुस ये क्राइटेरिया होना चाहिए? ये पहले सीजन में आईपीएल के हमने इमर्जिंग वाली चीज़ देखी थी, तो आई थिंक अब कहीं भी इस तरह से ऐसे एक क्राइटेरिया सेट नहीं होता कि आपने इमर्जिंग खिलाना मस्ट है। क्या डू यू एग्री विद दिस? ये कंफर्म है कि अब इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं वो यंगस्टर अगर दूसरी लीग्स में नहीं है तो मेरे ख्याल से देखें इसमें आप पाबंद करें टीमों को, या ये भी हम कर सकते हैं कि पीएसएल की कमेटी ये करें कि 3-3, 4-4 इमर्जिंग प्लेयर्स, चाहे वो अंडर 19 के हैं या मेरे ख्याल से 23 एज के नीचे का प्लेयर होना चाहिए जी। तो उस क्राइटेरिया को अब मेरे ख्याल से ये इम्पोज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें कि इतनी बड़ी लीग है दुनिया की, अगर हम बाकी लीग्स की बात करें, बिग बैश की बात करें, पड़ोस में एक लीग हो रही है उसकी बात करें, उसके बाद और ऐसी लीग्स हैं दुनिया में जो कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर उनमें नहीं है तो मेरे ख्याल से आप इसको पाबंद ये कर सकते हैं कि अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को प्रमोट करें, तो यंगस्टर के लिए अभी एक रिसेंट पास में एक लीग हुई है और साथ में यंगस्टर जो हैं वो ठीक है वो अपनी एज के ग्रुप में खेलेंगे, आप इम्पोज ना करें। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात अगर इतनी फ्रेंचाइजेज इतनी कंप्लेन करती हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं कि इमर्जिंग को खिलाना है, आप ये करें कि पीसीबी या जो पीएसएल की कमेटी है वो ये करें कि वो खुद ही 3-3, 4-4 इमर्जिंग प्लेयर्स टीमों को दें, फ्रेंचाइजीज को दें। अगर हम नेसेसरी हमारे अगर ज़हन में ये हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, कोचेज आ रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ ये ड्रेसिंग रूम शेयर करें, तो ड्रेसिंग रूम इस तरह भी शेयर कर सकते हैं कि आप 3 से 4 प्लेयर्स इमर्जिंग पिक करें और हर फ्रेंचाइज को आप अपने खुद दें ताकि वो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम शेयर करें। और बड़े बड़े प्लेयर बाबर आजम हो गए, उसके बाद शोएब मलिक हो गए, कामरान अकमल यहाँ बैठे हुए, शायद अफरीदी रिसेंट पास में टीमों के साथ है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बनिस्बत ये कि आप लाजमन ये शर्त रखें, ये इम्पोज करें कि इसमें एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा। देखिए इससे एक नुकसान और भी हो रहा है, आपके इमर्जिंग प्लेयर लकीली कोई होता है कि कोई परफॉर्म कर जाए, जो परफॉर्म कर जाता है उसकी वाह हो जाती है, जो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाता उस पर एक टैग लग जाता है कि यार ये परफॉर्मर नहीं है, उस लीग के बाद इसको बड़ी क्रिकेट ही नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात की कि शोएब, आप जो इमर्जिंग प्लेयर है ना, अगर मैं पास की भी बात करूं, मैं कामरान को भी इसमें लाऊंगा कि देखिए आप जब ये लाहौर से खेलने के लिए ये मेहनत करते थे, ये नहीं कि जी आप एक कोटा सिस्टम पे आ जाते, ये कोटा सिस्टम मुझे बात कर आपको खिलाना ही खिलाना है। ये यंगस्टर जो हमारे आ रहे हैं वो फाइट करें अपने प्लेस के लिए, ना कि इजीली हर साल कोई ना कोई खेल रहा हो। तो मैं ख्याल और कामरान से बड़ा अच्छा बोलेंगे कि जब हम कराची के लिए टीम के लिए खेलते थे या लाहौर के लिए खेलते थे तो कितनी मुश्किल होती थी और उसके लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ता था। ये नहीं कि हम नहीं आए, हम भी यंग एज में आए टीमों में, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह कुछ अगर कामरान योर टेक क्विकली ऑन दिस। पहली बात तो जो यूनुस भाई ने बात की है उसके लेवल पर मैं नहीं कर सकता, बड़ी ज़बरदस्त बात की है इमर्जिंग प्लेयरों को लेके। अभी रिसेंटली हमने लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी है, शायद भाई चीफ सिलेक्टर थे, वो फार्मूला मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट था। 3-4 वो प्लेयर्स टीम को देते थे एक्सपीरियंस लेने के लिए। इमर्जिंग प्लेयर नो डाउट, जिसके पास इमर्जिंग प्लेयर अच्छे हैं जैसे मुल्तान सुल्तान दोनों खिला रहा है, हम लोग भी एक टाइम पे हसन अली और असगर को खिलाते थे, जो इतना प्लेयर हो कि 11 में आ सके तो उसको ज़रूर खिलाए। फ्रेंचाइज चाहती है खिलाना, लेकिन जैसे यूनुस भाई ने कहा ये सम टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉम्बिनेशन बनाना। लकी होना बहुत ज़रूरी है, लकी होना, वो इमर्जिंग प्लेयर इस लेवल का हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पीसीबी खुद ये अपनी जिम्मेदारी ले हर फ्रेंचाइज को, बल्कि 4-4 प्लेयर्स दें एक्सपीरियंस देने के लिए। तो हमने जब लाहौर से खेला मैं तो इतना खुश हो गया था कि मैं अब ज़हूर लाई, मंसूर आना, सलीम लाई, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, मैं सीखूंगा इनसे। तो ये बड़ी मोटिवेशन है जो मेरे ख्याल से इस पे पीसीबी को सोचना चाहिए। फ्रेंचाइज ओपनली बता नहीं सकती, लेकिन दबे लफ्जों में होते हैं बोला जाता है। और अभी मुझे पता है कि पेशावर ज़ल्मी इतनी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, मूविंग ऑन, पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं। पॉइंट्स टेबल पोजीशन क्या है, और मुल्तान सुल्तान लीडिंग द बोर्ड विथ 4 मैचेस 3 विंस जस्ट 1 लॉस, 6 पॉइंट्स और पॉजिटिव 2.107 इनका नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर है, 3 मैचेस 2 कामयाबी 1 शिकस्त, 4 पॉइंट्स के साथ
-0.63 उनका दूसरी पोजीशन है। और बस कमाल की बात यह है कि एक मैच जीत कर प्लीज हार के जीतने वाले को कराची किंग कहते हैं। और तीसरे नंबर पे कराची किंग है, 4 में से 1 मैच जीती है, बट ऐसा जबरदस्त जीती है। 0 पे आ गए 0.4 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पे। उसके बाद चौथे पे इस्लामाबाद, 5वें पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर लास्ट पर आ गई है। और आज ये 2 बॉटम टीमों का मुकाबला भी है, तो बड़ा जबरदस्त हो गया है यूनुस। अगर पॉइंट टेबल देखें, जो हम चाह रहे थे कि एक आध टीम को बिल्कुल पीछे ना रह जाए, तो कराची जो है जबरदस्त हो गया जी। कराची किंग्स के लिए ये अच्छी बात है कि वो कहते हैं ना रेस में आ गए हैं। और खैर अभी फिर अर्ली है, क्योंकि 3-3, 4-4 मैचेस हुए हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 2-2 मैच और होंगे, तो फिर एक सिनेरियो में नजर आएगा कि कौन सी 4 टीमें आगे जा रही हैं, कौन सी टीमें पीछे रह रही हैं। लेकिन यार ये बड़ा अच्छा, शुएब को मैं बड़ा वो करूँगा कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट लेके, और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि जी वो ट्विटर से बाहर निकले हैं। अब जो है शायद हाशमी साहब भी हमारे मूड में क्या बाकी में हम क्रिकेट की बैटरमैन अब होगी रहेगी। शायद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डाल रहे थे और बड़ा मजा आया हमें देख के कि कराची किंग जो है वो एक मैच जीतकर तीसरे नंबर पर आ गई है। अब इंटरेस्टिंग हो गया है पीएसएल यहां से ऑनवर्ड्स। देखें अभी अर्ली डेज हैं और पॉइंट्स टेबल जब अच्छा लगता है जब आपकी फेवरेट टीम ऊपर होती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और अभी लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल पे नीचे हैं, ज़रूर हैं, लेकिन एक जीत एकदम से ऊपर पहुंचा देती है। आपका नेट रन रेट अच्छा हो तो आप ऊपर वाली पोजीशन ले जाते हैं। मेरे हिसाब से टीमें 4 या 5 मैच हार कर भी एलिमिनेटर में चौथी पोजीशन पर आ सकती हैं, इसलिए कि टोटल 6 टीमें हैं। जहाँ 7 या 8 टीमें होती हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है 4 मैचेस हारने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब कल के मैच के ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम आज के मैच की तरफ बढ़ेंगे। अब बुरा हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, एक तो उन्होंने इतना स्कोर नहीं किया था, 154 इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन जब 15वें ओवर में जिमी नीशम आउट हुए थे उस वक्त 20 रन चाहिए थे, और फिर 17वां ओवर बहुत ही अच्छा हसनैन ने किया। मेड इन ओवर, आखिरी 2-3 ओवर में मेड इन ओवर कराना बहुत ही मुश्किल होता है। 3 विकेटें भी ली हैं हसनैन ने। नसीम को 1 विकेट अगर वहां मिल जाती, या नवाज या कैस कोई अच्छी बॉलिंग कर देते। नवाज की 3.3 ओवर में 48 रन बने, 4 ओवर में कैस के 41 रन बने, वो बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। जाहिर ड्यू भी थी इसलिए इसका दर का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, लेकिन 134 पे जब 6 आउट हुए थे तो इसने थी विक्ट्री की। वहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को लड़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हफीज से भी कम बॉलिंग करवाई, 1 ही ओवर करवाया, उन्हें बैटिंग के लिए भी नीचे भेजा जा रहा है। इससे अच्छा तो हफीज की जगह कोई यंगस्टर रख लेते ताकि कम से कम उसकी डेवलपमेंट तो हो जाती। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के मैच पे भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पॉइंट्स टेबल पे बात कर रहे थे, और पॉइंट्स टेबल पे कैसे कराची एक मैच जीतकर ऊपर आ गया। उस मैच में अहम किरदार रहा यंगस्टर आकिफ जावेद का, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आकिफ, पहला मैच था, शानदार परफॉर्मेंस थी। मुझे बताइएगा लाहौर कलंदर, क्योंकि एक राइवलरी है, कुछ दबाव था आपके ऊपर? कराची किंग्स के लिए मेरा पहला मैच था। इससे पहले मैं पीएसएल मैच खेल चुका हूँ, और पीएसएल मैच खेलने का जो प्रेशर है उसका अंदाज़ा था मुझे, लेकिन लाहौर और कराची का जो मैच है उसका मैच का प्रेशर अलग है और मुझे अंदाज़ा था उसका। और मैच से पहले वसीम भाई ने, इमाद भाई ने मुझे समझाया कि प्रेशर मैच है और प्रेशर नहीं लेना आपने, और जो चीज़ें हैं आप में वो सिंपल रखो, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगा। आगे पीएसएल में यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस बड़ी मॉनिटर होती है, तो अपने लिए कोई गोल सेट किया है? गोल यही है कि इस मौके को मैं भरपूर फ़ायदा इस मौके से उठाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। और पीएसएल का परफॉर्मेंस है वो बहुत मॉनिटर किया जाता है। सबको पता है कि हर प्लेयर का यही ख्वाब होता है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, और मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ और अपने मुल्क के लिए खेलूँ। अच्छा, कराची किंग के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, फिर मोहम्मद आमिर आपके साथ हैं, इमाद वसीम आपके कप्तान हैं, तो इनसे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। बिल्कुल यही है कि मैच से पहले
वसीम भाई ने मुझे कैप दिया है, तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने, शाबाश भी दिया है, तो उससे मुझे काफ़ी हौसला मिला है कि वसीम भाई जैसे लेजेंड क्रिकेटर, उसने मुझे बहुत अच्छी बातें की है और बॉलिंग की टिप्स भी दी है कि मैच में इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो आमिर भाई मेरा आइडल क्रिकेटर भी है, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आमिर के साथ एक टीम में बॉलिंग करना, तो बहुत मज़ा आता था। पहले ओवर में मुझे रन भी पड़े थे, तो आमिर भाई मेरे पास आया और मुझे समझाया कि आपने ये करना है, ये करना है, अपनी चीज़ सिंपल रखो और ये लेंथ है, इसको हिट करना है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कामयाबी भी मिला। इमाद भाई बिल्कुल, मैं जब दूसरे ओवर पे आया तो मुझे उसने समझाया कि आप मैच विनर प्लेयर हो, तो आप कर सकते हो इंशाल्लाह, और सपोर्ट भी किया काफ़ी, और सब प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द PSL 8। यूनुस, शाहीन की लाहौर और सरफराज की कोयटा, जी क्या कहेंगे? दोनों टीमें चाहेंगी कि ये मैच जीतें। जहाँ तक लाहौर की बात करें तो दो मैच खेले हुए, एक जीता हुआ है और एक हारे हुए जी। लेकिन वो भी देखें, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर एड्रेस करूँगा। एक पॉइंट ये है कि टॉस जीत के फ़ौरन फील्डिंग ना करें, फिर एसेस करें कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ज़रूर खेलें। और जब जो भी कैप्टन है वो जब टॉस जीत के बगैर सोचे समझे कि यार सब हम बाद में चेस कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने देखा 2-3 दफ़ा कैप्टन ने ये किया, और जब रन्स को चेस करने लगे 180 190 तो रन नहीं चेज हुए और आराम से 40-50 रन से हार गए। इसी तरह लाहौर के साथ हुआ, इसी तरह एक आधा मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ। तो मेरे ख्याल से ऐसा एक आधा इस्लामाबाद के साथ भी हुआ। वो तो डे मैच में कर गए, तो मेरे ख्याल से ये ना करें, क्योंकि अगर आपके पास अब जैसे कल के मैच की बात भी करें, अगर यहाँ 20-25 रन और होते जो कैपेबल, जिस तरह इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा और स्टेबल होते, रन ऊपर से आए हुए होते, 25-30 रन और होते तो पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाब रियाज तो बैटिंग करने आ गए थे। अगर उस वक्त एक वहाब रियाज की भी विकेट गिरती, और उससे पहले जिमी नीशम का एक कैच हुआ है बाउंड्री पे जो कि छक्का हो गया, अगर ये पॉइंट्स हम निकाल दें तो फिर मुश्किल हो गई थी। तो मेरे ख्याल से ये इन दोनों कैप्टन्स को ये समझना है कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। ड्यू तो बाद में आनी है, और ड्यू के अब तो स्प्रे भी होते हैं, तो ये ना करें कि बस टॉस जीत के फील्डिंग करें। तो अकॉर्डिंगली आप अच्छा फैसला करें जो कि आपकी टीम के लिए अच्छा हो। और मेरे ख्याल से देखें, दोनों टीमें चाहेंगी कि ये मैच जीतें। दोनों टीमें क्योंकि उनके लिए भी अर्ली है, और मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स करीब पहुंचने वाली है एक और जीत के। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। कामरान की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, कुछ जो चेंजेस हैं उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राशिद खान के आने से बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी लाहौर कलंदर को, और उनके लिए अच्छा भी है क्योंकि लियम डॉसन जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। तो ये एक चीज़ है। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि हसरंगा अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने NOC नहीं ली है, एंड दिस इज़ सो वियर्ड क्योंकि उनके कप्तान तो खेल रहे हैं यहाँ पे, और हसरंगा की NOC का एक्सक्यूज़ जो है वो समझ में नहीं आता। तो इन दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए, इन दोनों चीज़ों पे तो जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो कल का मैच कोयटा का होगा ना, कोयटा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस हालात से उन्होंने एक फाइटिंग टोटल बनाया। सरफराज की बैटिंग आप देखें, बड़ी समझदारी के साथ वो खेला, 39 बनाया। इफ्तिखार का हम जिक्र ना करें, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म, इतनी ज़बरदस्त उसने 50 की है, वो उसको मेरे ख्याल क्रेडिट देना चाहिए। जैसे वो इफ्ती मैनिया तो चल रहा है, इफ्ती मैनिया स्टेडियम के बाहर भी चल रहा है और अंदर भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लगा हुआ है। और कोयटा को एक एज पॉइंट है, उसके बाद फिर ऑडियंस भी इतने जैसे बैटिंग, एक अच्छा फाइट। पेशावर ज़ल्मी मैं अभी भी कहता हूँ कि 170 कोयटा का होता है ना, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा मुश्किल स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल, यूनुस भाई ने बहुत कम था। आप देखें 38 हाईएस्ट है पेशावर ज़ल्मी में, तो मैच जीत गए हैं। हसरंगा वाली बात पे जल्दी से आ जाए, फिर हमें वाइंड अप करना है। हसरंगा की बात जैसे आपने की है, देखें ये पाकिस्तान सुपर लीग है, कोई छोटी मोटी लीग तो है नहीं, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग है जो देखी जाती है, टफ क्रिकेट होती है। इसको इतना इजी, और हमें या यूनुस भाई को, क्रिकेटरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि NOC का इशू, उनका कप्तान आ गया, बनूका आ गया, राजा पाक्सा आ गया, सारे श्रीलंकन प्लेयर्स आ गए, तो सेविंग हिमसेल्फ फॉर IPL डेफिनेटली 100%। आई डोंट नो, अगर कोई इंजरी नहीं है तो, कोई फैमिली मैटर नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली IPL की वजह से वो आया नहीं है। और दूसरा, राशिद खान के आने की वजह से लाहौर बहुत जबरदस्त हो गई, लेकिन बैटिंग में स्टिल स्ट्रगल नजर आ रही है। फकर ठीक है। शोएब, योर टेक ऑन दिस गेम? जो आज होना है जी हर बार यही सवाल।
देखिए मोहम्मद हफीज का भी जैसे शाहिद भाई कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज को प्रॉपर जगह पे खिला दें, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, आज लाहौर से मैच है, मोहम्मद हफीज को ऊपर खिलाएं और नवाज नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये कोई ऑटोमेटिक चॉइस वाला, मैं चाहूंगा कल जब हम बात करें तो यूनुस भाई इस पर बात करें, ऑटोमेटिक चॉइस वाला डिटेल में खत्म होना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि ग्लैडिएटर जो है वो कम बैक कर देंगे। लेकिन एक चीज मैं बोलूँगा कि जो कोयटा की टीम है ना, मैं जो टीम बना रहा हूँ, अगर वो टीम बनती है, नो डाउट मोइन भाई कप्तान है, सरफराज सही है, बड़ी जबरदस्त टीम बन सकती है बॉलिंग और बैटिंग में। जल्दी वन वर्ड आंसर करा, ये लाहौर या कोयटा? कोयटा मुझे लग रही है कि कोयटा करीब पहुंचने वाली एक और विकेट। ठीक है, कोयटा में बड़ी जबरदस्त टीम देख रहा हूँ बॉलिंग और बैटिंग। मैं इस बार जाऊंगा कलंदर के साथ। आज की हमारी ट्रांसमिशन बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।